नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों देखिए, रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 बुक आ गया है, जो कि बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक ही आया है। दोस्तों हाल ही में नया बुक आया है, जो कि देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए बेस्ट बुक है। इसमें टेस्ट सीरीज के साथ डिस्कशन भी दिए गए हैं। तो दोस्तों ये पुनर्परीक्षा 2024 का जो ये बुक है 20 सेट वाला, तो फटाफट दोस्तों बुक को खरीदिए और टेस्ट सीरीज को बनाइए, जिसमें आपको डिस्कशन के साथ पूरे टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं। और क्या है, इसमें बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से यह बुक एकदम तैयार है। तो हाँ दोस्तों, चलिए बुक जल्दी जल्दी खरीदिए और सेट को बनाइए, क्योंकि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम एकदम नज़दीक में होने वाला है आपका अगस्त महीने में। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग अपना टेस्ट सीरीज नंबर 1 इसमें स्टार्ट करते हैं। 20 सेट वाला सेट में पहला सेट हमारा ये रहा। क्या है हमारा पहला सेट? देखिए, टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो री एग्ज़ाम 2024 का हो रहा है, उसका पहला सेट प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का। पहला प्रश्न है उसका, पंचायती राज प्रणाली किस सूची की है? तो किस सूची में है दोस्तों पंचायती राज प्रणाली? वो है राज सूची में। किसमें? राज सूची में है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज प्रणाली राज सूची में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं है? क्या है संचित निधि पर आधारित नहीं है? वो है आपका भारत के महान न्यायवादी का वेतन तथा भत्ते। ये है आपका महान न्यायवादी का वेतन तथा भत्ते, जो कि एक भारत की संचित निधि पर आधारित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ये सभी आधारित है राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते और लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते ये आधारित है, बाकी ये आपका आधारित नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, वो कैमा संविधान संशोधन था? वो था 101वां संविधान संशोधन, जो कि 2017 ईस्वी में हुआ था। तो 101वां के कौन सा ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रिट जारी करती है, इनमें से एक है 5 जो रिट जारी करती है उसमें से ये ऑप्शन में से एक रिट कौन सा है? वह आपका अधिकार परीक्षा लेख, ये एक रिट है। बाकी लेखानुदान, गणपूर्ति और सचेतक ये रिट नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के 5 तरह की रिट, उसमें अधिकार परीक्षा लेख है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 से संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? उसका जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्ति के लिए वो संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? 149, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां का। छठा प्रश्न, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है? ये दोनों तरह के कार्ड होते हैं, तो इसका डिफरेंस क्या होता है? तो जो डेबिट कार्ड होता है उसे सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। यही दोनों में अंतर है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 में जो हुआ था उसके अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो सबसे कम जो साक्षरता दर है वो है दोस्तों त्रिपुरा का इसमें से, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साक्षरता दर त्रिपुरा का इन 4 ऑप्शन में सबसे कम है। 8वां प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? क्या है? भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की, उस अर्थशास्त्री का नाम बताना है। तो उनका नाम है BKRB राव। क्या नाम है? BKRB राव, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आंसर होगा? बी। 9वां प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है? यानी कि 1000 पुरुष में कितने महिलाएं हैं, यह लिंगानुपात सबसे कम है। वो है दोस्तों अब दमन और दीव में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दमन एवं दीव। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी? बंगाल से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसका नाम है रामकृष्ण मिशन के। किसका? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत जो है बंगाल में हुई थी इनमें से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन। 11वां प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था? कौन? जो पाटलिपुत्र जो है आपका जो शहर है, जो राजधानी था पाटलिपुत्र, उसको किस शासक ने बसाया था? उसको बसाया था उदयन ने। किसने? उदयन ने बसाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदयन। आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की? सहायक संधि की शुरुआत हम लोग सभी जानते हैं लॉर्ड वेलेस्ली ने की। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने की सहायक संधि की शुरुआत, और लॉर्ड डलहौजी की क्या था? विलय नीति थी, यानी लॉर्ड वेलेस्ली इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। और लॉर्ड डलहौजी जानिएगा इनका विलय नीति था।
सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? 7 ईयर्स वार्स, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। तो 7 वर्षीय युद्ध जो हुआ था वह हुआ था इंग्लैंड के बीच में हुआ था दोस्तों। और किसके बीच में हुआ था? वो हुआ था फ्रांस के बीच में। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, देखिए क्या है 14वां प्रश्न, यह है आपका रीजनिंग के। तो रीजनिंग के प्रश्न जो है आप इसको सॉल्व कीजिएगा, खुद से वीडियो को पॉज कीजिएगा और रीजनिंग के प्रश्न और साथ में साथ आप मैथ के प्रश्न सबको सॉल्व करते जाइएगा। तो 14, 15, 16 रीजनिंग के प्रश्न है, आप इसको सॉल्व कीजिए। हम लोग 17वां प्रश्न जो है इंग्लिश के प्रश्न है उसको हम लोग कवर करते हैं। तो वर्टिब्रेट एनिमल दैट क्राउल ऑन द ग्राउंड, तो क्या होगा इसका? देखिए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। तो वर्टिब्रेट एनिमल दैट क्राउल ऑन द ग्राउंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका रेप्टाइल होगा। कौन होगा? वो होगा रेप्टाइल होगा। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में रेप्टाइल्स, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एलिजेंट। एलिजेंट का साइनोनिम क्या होगा? एप्रोप्रिएट वो होगा आपका दोस्तों ग्रेसफुल होगा। क्या होगा? ग्रेसफुल होगा इसका साइनोनिम किसका? एलिजेंट का, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। ग्रेसफुल, ना ही फ्राइटफुल होगा, ना ही जॉयफुल होगा, ना ही फेथफुल होगा। 19वां प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। तो बॉटम लाइन, बॉटम लाइन का क्या होगा दोस्तों? मीनिंग जो है आइटम दिया हुआ है बॉटम लाइन, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये इम्पॉसिबल टास्क। क्या होगा? ये इम्पॉसिबल टास्क होगा, यानी सॉरी दोस्तों क्या होगा? ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। बॉटम लाइन का द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, ना ही इम्पॉसिबल टास्क होगा, ना ही अवॉइड सिचुएशन होगा, ना ही हिडन एजेंडा होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, 19 का ऑप्शन नंबर बी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसका आइटम याद रखिए। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू क्या होगा? कीप ए सीक्रेट। जी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कीप ए सीक्रेट। ना ही ट्राई ए सीक्रेट होगा, ना ही मेक ए सीक्रेट होगा, ना ही टच ए सीक्रेट होगा। कीप ए सीक्रेट यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम यानी उल्टा शब्द इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में। तो इनरिच, इनरिच का इसका उल्टा शब्द क्या होगा? उसका होगा डिप्लेट। क्या होगा? डिप्लेट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द ओपिनियन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस गिवन सेंटेंस का आपको करना है पैसिव वॉइस। दे हैव डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटीफुली, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? वो होगा आपका द हॉल हैज़ बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुली बाई देम। इसका एक्टिव का पैसिव वॉइस ये होगा आपका दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चूज द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। नविका इज ए सुपर एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लासेज। तो क्या होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ब्रिलियंट। कौन सा? ब्रिलियंट होगा इसका, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है, ब्रिलियंट। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन द पेशेंट्स रिकवर ही वाज फ्रॉम द हॉस्पिटल। ही वाज फ्रॉम द क्या होगा? डिस्चार्ज हॉस्पिटल, डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, डिस्चार्ज। 25वां प्रश्न है आपका। अब भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो प्रथम समाचार पत्र था, उसका नाम है बंगाल गैजेट। याद रखिएगा, बंगाल गैजेट जो है भारत का सर्वप्रथम समाचार पत्र था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? ये रचना है कालिदास जी की, जिस प्रसिद्ध रचना है, सबसे प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास की है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कृति का समानार्थी शब्द है, कृति का समानार्थी शब्द है रचना। क्या होता है? रचना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, रचना। जो मरने वाला हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो अनेक शब्दों के एक शब्द वाले प्रश्न हैं। जो मरने वाला हो वो क्या होगा? मरणासन। क्या होगा? जो मरने वाला हो वो मरणासन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ये सभी हिंदी ग्रामर के आपके प्रश्न है दोस्तों। 28वां प्रश्न था जो कि हिंदी ग्रामर के हैं। 29वां प्रश्न में प्रादेशिक शब्द कौन सा प्रत्यय है? तो वो प्रत्यय है ईक प्रत्यय है। कौन सा? ईक प्रत्यय है, प्रादेशिक ईक है, जो लास्ट में ईक प्रत्यय होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रचना, सृजन, संपादन या समायोजन। इन चारों में से स्त्रीलिंग शब्द चुनना है, वो है आपका रचना जो है स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। इसमें से रचना स्त्रीलिंग शब्द है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही क्रम वाला विकल्प चुने। सही क्रम का विकल्प चुनना है, तो पहला क्या है आपका? घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को समझ लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में तो ही था या लाउदर रोड पर था,
ये 5 आपका कथन है, उसको सही क्रम में करना है। तो पहला होगा उसने उद्यान को पहचान लिया। उसके बाद क्या होगा, वह समझ गया कि वह कहाँ है। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा, वह इलाहाबाद में ही तो था। फिर वो लाउदर रोड पर था और घर उस सड़क के उस पार था। यानी कि क्या हो जाएगा, पहले 2 हो जाएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 1, फिर 1। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 31वां प्रश्न का। वर्णित वाक्यों को सही क्रम में सजाएं। फिर देखिए सही क्रम में सजाना, ये हिंदी के प्रश्न है। तो पहला क्या होगा आपका दोस्तों, पहला होगा महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। पहला वाक्य, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहाँ उससे कहा गया नरक चलो। ठीक, उनके बाद यमराज जनक तो ब्राह्म ज्ञानी थे, क्या वे स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नतापूर्वक चले गए। इसका करेक्ट आंसर होगा यानी सी, बी, ए और डी, ये करेक्ट आपका है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का निम्न में से कौन सा सीधा अनुपातिक होता है। तो ये देखिए, ये सब 10th लेवल के साइंस के प्रश्न हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप बुक पढ़े होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आवेशित कण के संवेग से सीधा अनुपातिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब बुक में इसका साइंस के 10th लेवल के साइंस के बुक में ऐसा दिया हुआ है। कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के 9वें सेकंड में दूरियों को किस प्रकार की श्रेणी बनाते हुए तय करेगा। तो किस प्रकार की, वो समानांतर से प्रकार की श्रेणी जो बनाती है वो है आपका n सेकंड में दूरियों को तय करेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, समानांतर श्रेणी। 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध के समानांतर में रखा जाएगा। वो रखा जाएगा आपका दोस्तों 6 ओम के समानांतर में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधारण दोलक की आवृत्ति एफ हर्ट्ज है, तो 2 मिनट में दोलन करेगा। वो कितना दोलन करेगा, वो करेगा दोस्तों 120 एफ, कितना 120 एफ बार करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक समान विद्युतीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए, यानी फॉल्स स्टेटमेंट का चुनाव करना है। तो कण के वेग चाल का परिणाम नियत रहता है, यह सही कथन है। कण का वेग त्रिज्या सदिश के लंबवत बना रहता है, यह भी ट्रू स्टेटमेंट है। कण की गति के साथ साथ त्वरण की गति में दिशा परिवर्तित होती रहती है, यह भी ट्रू स्टेटमेंट है। त्वरण का परिमाण नियत नहीं रहता है, इसलिए नियत रहता है दोस्तों, यानी यह फॉल्स स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एफ और 2F के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा बना होता है, वो होता है दोस्तों वास्तविक एवं उल्टा दोनों होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्तल लेंस में बना हुआ F और 2B के बीच रखी वस्तु वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं। तो बिंदु का नाम है कौन सा प्रकाशिक केंद्र, कौन सा प्रकाशिक केंद्र जो है लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2। फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है आपका, यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, यह कथन सत्य है। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, यह भी कथन सत्य है, यानी 1 और 2 दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं हम, का गुण इसमें से पाया जाता है, किन में पाया जाता है, वो पाया जाता है आपका अमोनियम क्लोराइड में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सैंधव सभ्यता के स्थल नहीं है। क्या है सैंधव सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल नहीं है, उसका नाम है लंगनाज। क्या है लंगनाज जो है इसमें वो आपका नहीं है दोस्तों। बाकी कालीबंगा, राखीगढ़ी, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। तो चेम्सफोर्ड रोलेटेक, जी दोस्तों चेम्सफोर्ड ने रोलेटेक लाया था, यह कथन सत्य है, यानी जोड़ी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले में किसके ऊपर भारतीय राष्ट्रध्वज फहराया था। तो दिल्ली के लाल किले के किसके ऊपर फहराया था, वो फहराया था लाहौरी गेट के ऊपर। किसमें, लाहौरी गेट के ऊपर फहराया था सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने झंडा 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे तेज़ गति से चलने वाली ट्रेनों में सबसे जो एक गतिमान एक्सप्रेस है किस वर्ष चलाई गई थी। जो गतिमान एक्सप्रेस है वो चलाया गया था 2016 ईस्वी का। वो भारत की सबसे तेज़ गति वाली चलने वाली ट्रेनों में से एक है गतिमान एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 2016।
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे जीवी मालवंकर। कौन थे? जीवी मालवंकर, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जीवी मालवंकर। भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो पहला आम चुनाव हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1951 और 52 में, इसी ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 1951 और 52। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? इसका प्रमुख आधार है युद्ध भी, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये तीनों है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी। संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? संपत्ति का अधिकार वो हटाया गया दोस्तों 1978 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है, 1978 ईस्वी। राष्ट्र और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है। संविधान की सूची वो है, परवर्ती सूची नहीं है। राष्ट्र और केंद्र, राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए परवर्ती सूची नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गरीबी के माप की कौन सी सामान्य विधि प्रयोग में लाई जाती है? वो लाई जाती है आय और व्यय दोनों लाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आय और व्यय। अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है? इसका प्रमुख भूमिका है आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की प्रमुख भूमिका, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। बचत खाते का उद्देश्य क्या है? बचत खाते का प्रमुख उद्देश्य है ब्याज पर, जमा पर ब्याज अर्जित करना। जो जमा होता है उस पर ब्याज अर्जित करना बचत खाते का प्रमुख उद्देश्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में जो है उद्योगों को मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 54वां प्रश्न तो क्या है? बेंगलुरु का संबंध जो है वायुयान से संबंध है। और नेक्स्ट है आपका क्या है? कोरबा का संबंध एल्युमिनियम से है। जमशेदपुर में आपका लौह इस्पात, और आपका मलाजखंड में क्या है? तांबा का है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा पहले, उसके बाद 4 हो जाएगा, फिर 1, उसके बाद 2। तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में 3, 4, 1, 2, या ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 55वां देखिए, फिर आपका मैथ के प्रश्न आ गए। तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न जो है आप खुद से वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा, और इसके लास्ट में हम लोग सेट के लास्ट में आंसर आपको दिखा देंगे, जिससे आप अपने प्रश्नों को मिलान कर लीजिएगा, कितने आपके सही होते हैं और कितने आपके गलत होते हैं। तो चलिए उसके बाद हम अब 64 प्रश्न से देखते हैं, जो कि साइंस से रिलेटेड प्रश्न है। निम्न में किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, जो एक दृढ़ त्रियामी संरचना का निर्माण करते हैं? तो उसका नाम है दोस्तों डायमंड। कौन सा? डायमंड जो है आपका त्रियामी संरचना का निर्माण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसको छोड़कर निम्नलिखित में सभी संघनक बहुलक हैं? तो वो है आपका पॉलीकार्बोनेट को छोड़कर जो है सभी संघनक बहुलक हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। बाकी ये सभी उप संयोजकता में निम्न में क्या होता है? उप संयोजकता में निम्न में क्या होता है? वो होता है एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को 2 परमाणु के मध्य साझेदारी होती है उप संयोजकता में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मैग्नीज का अयस्क कौन है? मैग्नीज का अयस्क है पायरोल्यूसाइट। ये याद रखिए दोस्तों, पायरोल्यूसाइट जो है मैग्नीज का एक अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा, ना ही स्टीवनाइट होगा, ना ही बॉक्साइट होगा, ना ही हेमेटाइट होगा। पायरोल्यूसाइट यह मैग्नीज का अयस्क होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। 68वां प्रश्न है। तो अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, यह सत्य कथन नहीं है दोस्तों। और कार्बन यौगिक के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता है, यह सत्य कथन है, यानी कि कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कथन 2 सत्य और कथन 1 असत्य। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? द्विस्थापन अभिक्रिया के बारे में, इसके बारे में दोस्तों जो है 2 अभिकारकों के बीच जो है आयनों का विनिमय होता है, यह कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यह पाया गया कि कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तक उतना ही अधिक होता है। यदि माइक्रो बी, माइक्रो वाई, माइक्रो जी क्रमशः नीले, पीले और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तक है, तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो उनके बीच में जो संबंध होगा वो होगा माइक्रो बी, उसके बाद माइक्रो जी, उसके बाद माइक्रो वाई, ये इसका कथन सत्य होगा।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? वो किया जाता है मेरिस्टेमिक कोशिका को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये आपका हॉट पॉइंट क्वेश्चन है। वो होती है 8 राज्यों से गुजरती है, याद रखिए, यह जीके के प्रश्न। और कर्क रेखा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड से, किससे? उत्तराखंड से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है डॉल्फिन, याद रखिएगा दोस्तों, जलीय जीव डॉल्फिन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? म्यांमार के साथ जो है भारत का जो है अरुणाचल प्रदेश की भी मिलती है, नागालैंड की भी मिलती है, मणिपुर की मिलती है और मिजोरम की भी मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ऑपरेशन फ्लड जो है वो पशुपालन से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार जो प्रसिद्ध है वो है अपना जो है चूना पत्थर के लिए, किसके लिए? चूना पत्थर के लिए, जो कि बिहार में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा। सही सुमेलित नहीं है, 78वां में सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, वो है आपका 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, यह सही सुमेलित नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? वो अधिक है जो बौद्ध धर्म की अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है? वो किया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER के अनुसार जो है 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुमानित विकास दर क्या है? अनुमानित विकास दर इसके अनुसार है दोस्तों, वो है 7% है, किसके अनुसार? NCAER के अनुसार, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। जाग्रेब ओपन ओलंपिकल जो है 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलो वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? ये आप याद रखिए, ये करेंट अफेयर्स के प्रश्न है, 82वां प्रश्न करेंट अफेयर्स के, वो जीता है अमन सहरावत ने, जो कि 57 किलो वर्ग में स्वर्ण भारत के लिए, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विश्व आर्थिक मंच WEF ने हाल ही में एक यात्रा के पर्यटन विकास सूचकांक ट्रैवल एवं टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत का कैवां स्थान प्राप्त हुआ है? ये भी करेंट अफेयर्स के प्रश्न है, याद रखिएगा, भारत को जो है 36वां स्थान हुआ है प्राप्त, ट्रैवल एवं टूरिज्म डेवलपमेंट में 36वां स्थान, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। हाल ही में किसने नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? इस पुरस्कार को जीते हैं दोस्तों विनोद गनात्रा ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 85 प्रश्न, ये आपके मैथ के प्रश्न है, तो मैथ के प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 से देखिए। फिर मानव रथ में सबसे बड़ी कनिकाएं कौन सी है? सबसे बड़ी कनिकाएं वो है श्वेत कोशिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, सबसे बड़ी कनिकाएं। निम्नलिखित में से कौन से जो पौधे थैलेफाइटा समूह से संबंधित नहीं है? वो है आपका मार्सिलिया, जो कि संबंधित नहीं है, बाकी कारा, थ्रियोलिक्स और कैलेडोफोरा जो है संबंधित है थैलेफाइटा पौधे से, ये बाकी ये मार्सिलिया आपका संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। महाधमनी निम्न में किस शीर्ष पर शुरू होती है? महाधमनी शुरू होती है बायां निलय, कहाँ किस में होती है? बायां निलय, यानी लेफ्ट निलय में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यह पुरस्कार मिला था डोजी एवं डैम को, इन दोनों को 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? वो है आपका सेल्यूलोज, जंतु कोशिका में जो है सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है दोस्तों, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये तीनों पाया जाता है, सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। मेलानिन किससे स्रावित होता है? मेलानिन जो स्रावित होता है वो त्वचा के क्रोमेटोफोर से स्रावित होता है, किसमें? क्रोमेटोफोर से स्रावित होता है मेलानिन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? उस रोग का नाम है इबोला हेमरेजिक बुखार, बाकी ये मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू जो है मच्छर के काटने से होता है, बाकी इबोला हेमरेजिक बुखार जो है मच्छर के काटने से नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विनिमय की क्रियाविधि किसके परिणाम स्वरूप होती है? वो होती है अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है तब, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का। लास्ट देखिए, इस 100वां प्रश्न हम लोग देख रहे हैं इस बिहार पुलिस का। मनुष्य में
ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग का कारण क्या है। ये सभी बायोलॉजी के प्रश्न हैं दोस्तों, याद रखिए। कौन सा कारण है, वो है विटामिन डी है। विटामिन डी के कारण जो है ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब इसकी कमी होगी विटामिन डी का, इस कारण ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग होगा। तो देखिए ये 100 प्रश्न आपके ख़त्म हो गए आपके प्लेटफॉर्म का जो रुक्मणी का आया था वॉल्यूम 3 बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा री एग्ज़ाम 2024 के लिए। तो हमने बताया था कि आप मैथ और रीजनिंग के प्रश्न खुद से सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर हम दिखा देंगे। तो ये रहा आपका आंसर की, जिससे आप जो भी मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सेट बनाइएगा, कितने आपके गलत हुए कितने आपके सही हुए, इससे आप मिलान कर लीजिए। तो दोस्तों ये आपका हमारा टेस्ट सीरीज अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज नंबर 2 लेकर आएंगे, जो कि आपको बिहार कांस्टेबल के लिए री एग्ज़ाम 2024 जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।